students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Vaskar. So today I want to discuss about the thermodynamics. तो ये थर्ड पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, है ना। पार्ट 3 है। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाइए और थर्मोडायनेमिक्स का पूरा सीरीज मिल जाएगा आपको। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखने के बाद तो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है कवर। इन द सेकंड पार्ट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी स्टेट फंक्शन which is not depends on the path of the, or we can say that which is not depend on the way. So this is state function, an example of this is pressure, volume and temperature and also the energy of the system। ठीक है, इसके बाद हम देख चुके हैं क्या पाथ फंक्शंस क्या होते हैं। इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे वर्क डन और हीट। ओके, सो इनके और कुछ और भी होते हैं एक्सेट्रा, इसलिए हम बोल सकते हैं। तो इसके बाद हमने क्या कवर किया है लास्ट क्लास में, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब कोई बाय द टाइम अगर कोई जैसे ये सिस्टम है, सिस्टम और जो सराउंडिंग के बीच की एनर्जी है वो बाय द टाइम चेंज ना हो, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं 10 डिग्री सेल्सियस था और 1 घंटे के बाद ये फिर से 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बोल सकते हैं, ये थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट है हमारा सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब इसके बाद हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किया था। तो आइसोथर्मिक में मैंने जैसे बताया था, आइसोथर्मिक में क्या होगा, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट इन सेकंड कंडीशन। क्या बताया था मैंने, इसमें आइसोबारिक मतलब हम बोल सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट, थर्ड वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट एंड इन द फोर्थ एडियाबैटिक हम बोल सकते हैं हीट कांस्टेंट। ओके, हीट कांस्टेंट। सो अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे ये 4 रिएक्शंस होने के बाद या फिर हम बोल सकते हैं प्रोसेस के अलावा एक और प्रोसेस होती है जैसे हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब जैसे साइक्लिक प्रोसेस होगा क्या, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा ए पॉइंट पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं गया सीधा बी पॉइंट पे, बी के बाद मुझे जाना है सी पर, सी के बाद डी पर गया मैं, और डी के बाद इधर ई पे आया मैं ना, तो ई के बाद फिर से मैं ए पर आ गया। यानी कि मेरी क्या थी, इनिशियल स्टेट क्या है मेरी, इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। या फिर मैं बोल सकता हूँ क्या कि मैंने ये पाथ फॉलो किया, है ना, बट मेरा रिजल्ट क्या है, मैं स्टार्ट में जहाँ पे था वहीं पे वापस आ गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारी साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। साइक्लिक प्रोसेस क्या होगी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं हम आ गए वापस, तो उसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। अब इस कंडीशन में एनर्जी एक्सचेंज भी होती है ना, इस कंडीशन में और मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, बट जो मेरी इनिशियल स्टेट है वो फाइनल स्टेट के इक्वल होगी, है ना। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ 2 टाइप्स की रिएक्शन या फिर हम बोल सकते हैं प्रोसेस और होती हैं, जिसमें कि हम बोल सकते हैं क्या, पहला रिवर्सिबल प्रोसेस और सेकंड इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं ए प्लस बी, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सी प्लस डी में, ये मेरी रिएक्शन है। तो ये जो सिंबल है वो किसका है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर हम बोल सकते हैं क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस का ये सिंबल है। यानी कि दोनों तरफ मैंने एरो कर रखा है, हाफ एरो, तो ये है हमारा क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल। तो ये पहला ए प्लस बी क्या दे रहा है, सी प्लस डी। अब ये क्या शो कर रहा है, नीचे वाला सिंबल ये शो कर रहा है कि सी प्लस डी भी मिलके ए प्लस बी दे रहा है। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये क्या है, जैसे प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, वैसे ही रिएक्टेंट भी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, यानी कि ये रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रही है। अब सेकंड क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ए प्लस बी, ये हमेशा क्या करेगा, सी प्लस डी या फिर और अदर भी कुछ भी दे सकता है। यानी कि ये रिएक्शन क्या होगी, एक ही कंडीशन में या फिर एक ही बोल सकते हैं एक ही दिशा में चलेगी। और ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो दोनों साइड चलेगी, यानी लेफ्ट टू राइट भी जाएगी और राइट टू लेफ्ट भी जाएगी। बट इस कंडीशन में क्या होगा, रिवर्सिबल में सिर्फ एक ही टाइप से ये पाथ फॉलो करेगी, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हमेशा बनेगा। अब इसके कुछ डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस मैं बता देता हूँ। देखो, द प्रोसेस इज कैरीड आउट infinite slowly,
ओके, वी कैन से दैट द प्रोसेस इज कैरिड आउट इनफाइनाइट स्लोली, मींस हम कह सकते हैं क्या कि टाइम बहुत ज्यादा लगा रहे हैं ये प्रोसेस। जैसे अब इसमें क्या होगा, इसकी वजह से जैसे टाइम ज्यादा लगा रहे हैं यानी कि यहाँ से यहाँ आने में इसके पास बहुत सारे ऐसे डॉट डॉट या फिर हम बोल सकते हैं इतने सारे इसके पास कंडीशंस हैं कि ये वापस से ये रिवर्स हो सकती है रिएक्शन, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। बट अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा, इन this process is not carried out infinite slowly, ओके, दिस इज नॉट इनफाइनाइट स्लोली। हम कह सकते हैं क्या ये एक डायरेक्शन में होगी, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये यहाँ पे जाके सीधा रुकेगी, इनके बीच में हो सकता है एक स्टेप एक जगह पे और रुक जाए, जैसे इंटरमीडिएट आ गया, बट ये पूरा यहाँ तक आएगी। बट इन दिस कंडीशन ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है ये प्रोसेस। तो जब बहुत ज़्यादा स्लो होगी प्रोसेस तो क्या होगा, उसकी वजह से ये इनफाइनाइट स्लोली होने की वजह से ये रिवर्स हो सकती है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। सेकेंड हम इसका पॉइंट ले लेते हैं क्या, देखो अब इसका इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीशन, यानी कि इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीशन, ओके। और इसमें क्या होगा, इसमें एक तरह से बोल सकते हैं हम क्या, इक्विलिब्रियम, सॉरी, इस कंडीशन में क्या होगा, इट टेक्स ए फाइनाइट टाइम फॉर कॉम्प्लीशन, ओके। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा था, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा था, जैसे हम बात कर रहे थे क्या, a प्लस बी से कन्वर्ट हो रहा था c प्लस डी में, यानी कि इसमें ले रहे थे इनफाइनाइट स्टेप्स ले रहे थे। जब इनफाइनाइट स्टेप्स होंगे बीच में तो इनफाइनाइट टाइम भी तो लगेगा इसको प्रोसेस होने में। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये a से b मतलब a प्लस बी क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, a c प्लस डी में, तो इसमें एक डेफिनेट टाइम होता है, टाइम डेफिनेट होगा तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, यानी कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनने में जितना टाइम लगेगा वो इसका बिल्कुल निश्चित होगा, है ना, कि इतना टाइम इस प्रोसेस में लगने वाला है। अब हम और देख लेते हैं इसके डिफरेंसेस। वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज मैक्सिमम, ओके। अब मैक्सिमम क्यों होगा इस प्रोसेस में, इस बात को समझते हैं। जैसे वर्क डन हम बोल सकते हैं कैसा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ पे हमें आने में कितना काम करना पड़ा था, जब हमारे पास स्टेट्स बहुत सारी हैं, है ना, यहाँ पे बीच में बहुत सारे स्टॉप्स लगे हुए हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वापस भी आ रहे होंगे, ये आगे भी जा रहे होंगे, तो इसमें वर्क डन क्या होगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब हमें एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन तक जाने में, क्योंकि ये बीच में बैक भी हो रहे हैं, तो इस वजह से हमें बहुत सारी वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या, वर्क डन ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज मैक्सिमम। एंड इस सेकंड देख लेते हैं, वर्क obtained in this process is not the maximum। हम कह सकते हैं इसमें मैक्सिमम तो नहीं होगा, अगर क्योंकि मैक्सिमम किस में है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में है मैक्सिमम, तो इसमें मैक्सिमम तो नहीं होगा। हाँ हम बोल सकते हैं क्या कि कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा वर्क। जैसे कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे मैंने बताया आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस हैं, और उसके अलावा साइक्लिक प्रोसेस है, तो हम बोल सकते हैं क्या, वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज नॉट द मैक्सिमम, बट इसमें क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है वर्क। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है इसमें। इट इज ओनली imaginary and cannot be achieved in actual practice, ओके। अब ये क्या बता दिया इसने कि पहले हमने बोला कि इस प्रोसेस को अचीव कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों है, इमेजिनरी क्यों है, इस वजह से क्योंकि हमारे पास यहाँ से जब हमने प्रोसेस करवाई तो प्रोसेस करवाने के बाद ये प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होना चाहिए,
है ना। तो अब हम बोल रहे हैं कि जैसे इमेजिनरी कंडीशन है, क्यों है, क्योंकि ये प्रोसेस कभी 100% अचीव नहीं हो पाती। यानी कि हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट अगर यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है तो ये यहाँ तक पहुंचेगा, और उसी अमाउंट में प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बनना बहुत ही रेयर होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, इट इज ओनली इमेजिनरी एंड कैन नॉट बी अचीव्ड इन द एक्चुअल प्रैक्टिस। इसका क्या होगा, those process those processes actually occurs in nature। जैसे हम बोल सकते हैं क्या, कटिंग ऑफ पेपर, है ना, कटिंग ऑफ पेपर, या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जैसे बर्निंग ऑफ वुड, है ना। तो ये क्या होती है, प्रोसेस होती है नेचर में, या फिर हम बोल सकते हैं ये इरिवर्सिबल प्रोसेस तो नेचर में डायरेक्टली होती रहती हैं, बट ये क्या है कि ये इमेजिनरी प्रोसेस है एक तरह से, है ना। तो आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक, है ना। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स, या फिर हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम देखते हैं क्या, एक मैंने लास्ट टाइम पे एनर्जी बताया था। तो एनर्जी क्या होती है मैं बताता हूँ एक बार फिर से। जो इंटरनल एनर्जी होगी, तो इंटरनल एनर्जी जैसे मैं बात करूं, द इंटरनल एनर्जी द इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। मीन्स ये कंफ्यूजन रहता है कि ये स्टेट फंक्शन कैसे है, मतलब इंटरनल एनर्जी तो चेंज हो रही है, बट हम बात कर रहे हैं स्टेट फंक्शन कैसे, स्टेट फंक्शन कैसे होगी। जैसे हमने क्या किया, इंटरनल एनर्जी, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक जार है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या है, बीकर है। अब इसका जो टेम्परेचर है, या फिर हम बोल सकते हैं जो इसकी इंटरनल एनर्जी है, जो भी हो, हम सपोज करते हैं 1000 जूल, है ना, 1000 जूल बोल सकते हैं इसकी इंटरनल एनर्जी है। तो हम दूसरा हम कंडीशन देखते हैं इसमें, जब इंटरनल एनर्जी चेंज ना हो, है ना। इसमें क्या है, इसमें भी 1000 जूल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी में क्या है, स्टेट फंक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये चेंज हो गई बाद में। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्या किया मैंने, चेंज नहीं करवाई, बट सेकंड कंडीशन में मैंने बोला क्या, 2000 ये जूल हो गई एनर्जी। अब इसके बाद जैसे मैंने कन्वर्जन करवाया जैसे, तो इसमें क्या हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी में ये चेंज तो किया, बट हमने क्या किया, इसको किस पाथ से किया। जैसे हमने इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया, या फिर हम बोल सकते हैं मैटर इंक्रीज कराया इसका, जैसे इसमें कम था या फिर इसमें ज़्यादा हो गया तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, या फिर हम बोल सकते हैं टेम्परेचर इसमें वेरी कराया। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि स्टेट फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसकी जो इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, तो इन दोनों पे ही बस डिपेंड करेगा कि ये क्या इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है। यानी कि हम बोल सकते हैं ये क्या था, इनिशियल स्टेट, और ये फाइनल स्टेट। तो इन दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है कि 1000 जूल टू 2000 जूल ये कन्वर्ट हो चुका है ना। तो अब हम देख सकते हैं क्या कि इंटरनल एनर्जी कैसे है, स्टेट फंक्शन। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बताता हूँ। हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। मीन्स क्या बोल सकता हूँ मैं, हीट क्या होती है, इन और आउट हो सकती है सिस्टम के। दूसरा क्या बोल सकते हैं, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। मीन्स मैं क्या बता रहा हूँ, पहला हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, या फिर मैं बोल सकता हूँ क्या कि या तो हीट को इसने गेन किया या फिर इसने डोनेट किया हीट को, या फिर हम बोल सकते हैं सराउंडिंग में इसने अपनी हीट को भेज दिया। लास्ट पॉइंट इज मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। मीन्स हम इसकी एनर्जी को कैसे कैसे चेंज करवा पा रहे हैं। पहली चीज हमने एक तो इसको हीट दिया या फिर हीट को इसके बाहर ले गए। दूसरी चीज इसके ऊपर कोई काम करवाया, फिर हम बोल सकते हैं वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। अब इसमें एक और होता है, जैसे इसमें वर्क डन कब होगा, जैसे वर्क डन हम क्या बात करते हैं, वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये कब कैसा होगा मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तो पहले हम ये समझ लेते हैं। तो इस पर क्या होता है, वर्क डन होगा कैसे, ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। दो टाइप से वर्क हो सकता है जो कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी में चेंज करवा सकता है। अब इसके
बाद ये लास्ट पॉइंट है, मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम। मीन्स हम बोल सकते हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज किया जाए या फिर डिक्रीज किया जाए। जब नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाएगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी पे इफेक्ट होगा। तो इंटरनल एनर्जी पे जैसे ही इफेक्ट होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। तो हम बोल सकते हैं क्या, इसके पास तीन टाइप से हम इंटरनल एनर्जी को चेंज करवा सकते हैं। तो तीन टाइप्स आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं क्या, वर्क की ओर, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, वर्क डन, है ना। तो वर्क कैसे होगा, जैसे हमारे पास एक, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं हम ना। जैसे हमने क्या किया, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब जब बाय द सिस्टम वर्क करवा रहे हैं, यानी कि इसकी एनर्जी को हम क्या कर रहे होंगे, बाहर ही तो निकाल रहे होंगे बाय द सिस्टम। तो वर्क डन कैसा होगा, ऑलवेज निगेटिव, यानी कि हमने वर्क डन बाय द सिस्टम करवाया। दूसरा क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यही मैं बताने का ट्राई कर रहा था कि पहले ये वर्क डन कैसे होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमने इसके वर्क बाय द सिस्टम करवाया तो एनर्जी को क्या होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, और इस कंडीशन में एनर्जी को गेन करना चाहिए। तो यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम और बाय ऑन द सिस्टम। ओके, तो हम एक चीज और देख सकते हैं, इन एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होगा, एडियाबैटिक कंडीशन में वर्क डन विल बी, हम बोल सकते हैं क्या, जीरो होगा, है ना। एडियाबैटिक कंडीशन, ओके। और हम कह सकते हैं क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वर्क डन विल बी जीरो हम बोल सकते हैं। कैसे, देखो मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, जैसे अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू इट्स बाउंड्री एंड वी कॉल दिस टाइप ऑफ सिस्टम एज एडियाबैटिक। ओके, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि एडियाबैटिक सिस्टम कब होगा, जब एक्सचेंज हो रहा है हीट का, बट ये सिस्टम में इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टोर है, जितनी थी पहले उतनी ही लास्ट में होगी। तो एडियाबैटिक सिस्टम, यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, वर्क डन इज जीरो, विल बी जीरो इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। और आगे हम चलते हैं क्या, देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे एग्जाम्पल हमारा ये फर्स्ट देखते हैं, वन वे, है ना। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे हमने किसी पर काम करवाया, वर्क डन, या फिर हम बोल सकते हैं मैकेनिकल वर्क करवाया हमने, मैकेनिकल वर्क, ठीक है, कितना करवाया, 1 जूल का। अब 1 जूल का जब हमने वर्क करवाया तो इसका टेम्परेचर इनिशियल क्या था, T1 एंड फाइनल टेम्परेचर विल बी T2। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा टी क्या होगा, क्योंकि हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो हम बोल सकते हैं T2 माइनस T1, है ना, यही तो होगा। इसके बाद जब हमने इंटरनल एनर्जी को देखा, यानी कि ये अगर हायर है, यानी कि T2 क्या कर रहे हैं, इस पर वर्क करवा रहे हैं, यानी कि ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है, तो हमने इसको एनर्जी दी, यानी कि ये क्या है, T2 इज हायर देन T1। ओके, T2 इज हायर देन T1, तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। इसके बाद हम जो इंटरनल एनर्जी देखेंगे तो डेल्टा U, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, T2 सॉरी U2 माइनस U1। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज। यानी कि हम पहले एक तरीके से तो ये हमने समझ लिया। अब सेकंड तरीका क्या हो सकता है, जैसे हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल कुछ वर्क करा दिया, है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क करा दिया, तब इसमें कंडीशन क्या बनेगी, है ना, टी जैसे T2 या टीवी, कंडीशन क्या बनेगी, इलेक्ट्रिकल वर्क भी कराया तब भी हमने सेम कंडीशन अप्लाई होगी, है ना। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे तो लास्ट में हम ये निकाल सकते हैं कैसे, डेल्टा U विल बी U2 माइनस U1 विल बी इक्वल टू WAD, या फिर हम बोल सकते हैं ओवरऑल जो वर्क करवाया हमने वो किसके इक्वल होगा, दोनों के जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, वर्क डन ऑफ AD। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड we will continue this chapter in the next classes. Okay, so thank you.